गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सुरभि, सुफियान, सैफ, आदर्श, राम कुमार, रजनी, ललित, जुलेखा, ये पहली बार हमारी क्लास में आया है। इकबाल, आदर्श, केशव, वैष्णवी, स्वाति, नैन्सी, मेहंदी हसन, मैं बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप लोग कैसे हो? प्रणाम जी, प्रणाम। आज लगता है अटेंडेंस कम रहेगी। आदित्य भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते केशव। संजू भाई, स्वागत है। उपेंद्र, महक, प्रेरणा, मुख्तार, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। पूजा, आशी, मुकेश, अमन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। खुशी, आपका भी स्वागत है। वेलकम, वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। होली तो कल थी। एक्चुअली हम कानपुर वाले हैं बच्चे। हमारे कानपुर में ना होली 1 हफ्ते तक चलती है। ये दिल्ली विल्ली में जल्दी खत्म हो जाती है, 1 दिन की होली होती है, लेकिन हमारे कानपुर में 7 दिन चलती है होली, है ना। तो हमारे पास होली फीवर पूरे 7 दिन का रहता है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस क्लास में यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? कीन्सियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हम इस चैप्टर के अंदर कवरेज क्या होगी, इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसके बारे में देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम किस चीज का? इकोनॉमी का। हम लोग देखेंगे इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है। हम लोग देखेंगे इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है इस चैप्टर के अंदर। राइट सर, इक्विलिब्रियम से आपका क्या मतलब है? आप मुझे बताओ, जब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो मार्केट इक्विलिब्रियम के वक्त हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग जब मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम क्या देख रहे थे? बताओ जी, बताओ। जब मार्केट इक्विलिब्रियम देख रहे थे तो हम लोग क्या समझ के चल रहे थे कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आता है? सर, मार्केट इक्विलिब्रियम में आता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आ रही थी सर? जब मार्केट की हम बात कर रहे थे। जब हम मार्केट की बात कर रहे थे तो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ रही थी जब उसकी डिमांड उसकी सप्लाई के बराबर थी। अब जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में क्या एक मार्केट आएगी? नहीं, इकोनॉमी में तो सारी मार्केट आ जाएगी। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी जब उसकी एग्रीगेट डिमांड, जब उसकी एग्रीगेट डिमांड उसकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी? जब उसकी एग्रीगेट डिमांड उसकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे निकलकर आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। काफी कुछ आप लोग इस चैप्टर के अंदर सीखोगे और बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा। यह चैप्टर करने में आपको बहुत मजा आएगा। जैसे आप लोग को नेशनल इनकम करने में मजा आया था, वैसे ही आपको यह वाला चैप्टर करने में भी मजा आएगा।
राइट। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर जो कीन्सियन थ्योरी है वो आप लोगों ने पढ़ रखी है सीबीएसई के अंदर, है ना। सीबीएसई में, आईएससी में ये कीन्सियन थ्योरी आपके सिलेबस में थी, लेकिन जो क्लास 12th में आपने पढ़ा था, क्लास 12th में आपने केवल 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था। क्लास 12th में जो आपने पढ़ा था, आपने केवल 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। लेकिन हमारे सिलेबस में सीए फाउंडेशन के अंदर आप 2 सेक्टर भी पढ़ोगे, आप 3 सेक्टर भी पढ़ोगे, आप 4 सेक्टर भी पढ़ोगे। आप हमारे पास 2 सेक्टर भी पढ़ोगे, 3 सेक्टर भी पढ़ोगे और 4 सेक्टर भी पढ़ोगे। तो जरा अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ले और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग सर्कुलर फ्लो समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है 2 सेक्टर मॉडल में। ठीक है। इसके अलावा आज की डेट में हम लोग एग्रीगेट डिमांड, और कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई, इतनी चीजें पढ़ लें। ठीक है। आप लोग चैट का इस्तेमाल तब करना जब आपको कोई डाउट निकल कर आए। बिना डाउट के आप लोग चैट सेक्शन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंधम कह रहे हैं सर मैं साइंस साइड से हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर चीज डिटेल में लेके चलूंगा, मैं हर चीज डिटेल में लेके चलूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग चैट का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको जरूरत होगी, उससे पहले आप चैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग जितना मर्जी चैट कर लो, मैं आप लोग की चैट देखना बंद कर रहा हूं, मैं आप लोग की चैट देखना बंद कर रहा हूं। मैं अपने हिसाब से चीजों को आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग 2 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, हम लोग 3 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, हम लोग 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है, क्यों होता है, आगे डिस्कशन करेंगे। हम ये 4 चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। द कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, a comprehensive theory to explain the income determination was put forward by the British economist John Maynard Keynes in his masterpiece General Theory of Employment, Interest and Money published in 1936। एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू के अंदर कि इनकम डिटर्मिनेशन को लेकर सबसे पहले जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी, जो वर्क पब्लिश किया था वो किसने किया था? तो इनकम डिटर्मिनेशन पे सबसे पहले कीन्स ने अपना डेटा जो है वो पब्लिश किया था। किताब जो थी वो पब्लिश करी थी 1936 में पब्लिश करी थी, याद कर लेना। और बुक का नाम क्या था, उस मास्टरपीस का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल theory of employment, interest and money. The Keynesian theory of income determination is presented in 2 sector model, 3 sector model and 4 sector model. तो हमारे सिलेबस में ये तीनों हैं। हमें 2 सेक्टर भी पढ़ना है, 3 सेक्टर भी पढ़ना है, 4 सेक्टर भी पढ़ना है। सर ये सेक्टर से आपका क्या मतलब है? राजा बेटा हमारे पास टोटल ना 4 सेक्टर्स होते हैं। किसी भी इकोनॉमी की बात करो, किसी भी इकोनॉमी की बात करो तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड, एक सेक्टर होती है आपकी फर्म, एक सेक्टर होता है आपका गवर्नमेंट और एक सेक्टर होता है आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर आपके पास 4 तरीके के सेक्टर्स होंगे। एक होगा हाउस होल्ड, एक होगा फर्म, एक होगा गवर्नमेंट और एक होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है सर? हाउस होल्ड ओन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
हाउस होल्ड ओन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये सारी चीजें किसकी हैं? हाउस होल्ड की हैं। हाउस होल्ड ये सारी चीजें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फर्म को देता है यूज करने के लिए, जिसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है? पैसा देती है। फर्म जो प्रोडक्शन करती है वही प्रोडक्शन वो हाउस होल्ड को बेचती है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज बनाना, आपसे टैक्सेस कलेक्ट करना, इकोनॉमी को रन करने का काम होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम क्या होता है? सर, जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जो चीज आपकी कंट्री में नहीं बनती है वो दूसरी कंट्री से आप इंपोर्ट करते हो, और जो चीज आपकी कंट्री में बनता है वो आप दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो। हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी है, हम बाकी देशों के साथ भी ट्रेड करते हैं, राइट? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया सर? इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। जिन चीजों की इकोनॉमी में कमी है वो चीज इंपोर्ट करी जाएगी, जो चीज इकोनॉमी बना सकती है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसको इकोनॉमी क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी। तो टोटल आपके पास 4 सेक्टर्स निकलकर आते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में, 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स, movement of money and goods in the economy across the various sector, that is household, firm, government and foreign sector in a circular flow। तो circular flow of income किसकी बात कर रहा है? circular flow of income movement of goods and money की बात करता है। सर्कुलर फ्लो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मनी की बात करता है। सबसे पहले हम सर्कुलर फ्लो समझेंगे इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी बोले तो 2 सेक्टर इकोनॉमी। आप लोग केवल सुनो, मैं अभी जब आपसे पूछूंगा ना कि डाउट्स है तो बताओ, तो मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। अभी पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपके पास एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और एक आपके पास फर्म होगी। मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, हम मान के चलते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड होगा, 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड होगा और फर्म होगा। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सर आप सबसे पहले हाउस होल्ड की तरफ देखो, सबसे पहले हाउस होल्ड की तरफ देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हाउस होल्ड है वो ओन करता है लैंड, वो ओन करता है लेबर, वो ओन करता है कैपिटल, वो ओन करता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड जो है वो मालिक है, वो आपका मालिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। हाउस होल्ड क्या करता है सर? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का क्या करती है? फर्म इस फैक्टर सर्विसेज से प्रोडक्शन करती है। फर्म लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योर से क्या करेगी? फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि हाउस होल्ड ने क्या किया है? हाउस होल्ड ने फर्म को, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं। फर्म क्या करेगी? इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करेगी। लैंड के लिए रेंट की पेमेंट होगी, लेबर के लिए वेजेस की पेमेंट होगी, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट की पेमेंट होगी। फर्म क्या करेगी? फर्म फैक्टर पेमेंट करेगी, फर्म फैक्टर पेमेंट करेगी। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देगा फर्म को और फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करेगी। यह चक्का समझ में आ गया? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी,
हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दी, फर्म ने उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट किया, लैंड के बदले में रेंट दिया, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। फर्म ने फैक्टर सर्विसेज यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे। फर्म ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगी? फर्म इस गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगी? फर्म ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचेगी। फर्म क्या करेगी? ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचेगी और हाउस होल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा देगी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने कंज्यूम करे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फर्म को पेमेंट करेगी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज देकर इनकम कमाई थी। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज देकर इनकम कमाई थी, बाद में वही इनकम हाउस होल्ड ने खर्च कर दी जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाए थे उस पर। हमने फैक्टर सर्विसेज देकर पैसा कमाया था, और उसी पैसे को हमने खर्च कर दिया, हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म ने प्रोड्यूस करी थी। तो यहां पर फर्म और हाउस होल्ड के बीच में एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस देता है, उस फैक्टर सर्विस के बदले में पैसा मिलता है। अब जो हाउस होल्ड है वो पैसा थोड़े ना खा लेगा, हाउस होल्ड पैसा थोड़े ना खा लेगा। प्लस फर्म ने ये फैक्टर सर्विसेज क्यों ली हैं? प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है वो किसके लिए प्रोड्यूस करी है? हाउस होल्ड के लिए तो करी है। तो फर्म क्या करेगा? इन गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को बेचेगा और बदले में हाउस होल्ड से क्या लेगा? पैसा लेगा। जो पैसा आएगा फर्म के पास, उसी पैसे से वो फैक्टर पेमेंट्स करेगा, फैक्टर सर्विसेज अवेल करेगा, गुड्स बनाएगा, गुड्स को बेचेगा, फिर से पैसा आएगा, फिर से फैक्टर सर्विसेज लेगा, फिर से पेमेंट करेगा, फिर से गुड्स बनाएगा। ये चक्का आपका चलता रहेगा, ये चक्का आपका चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना, आपका जो हाउस होल्ड है और आपकी जो फर्म है, यहां पर हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया है? फैक्टर सर्विसेज। यहां पर क्या दिया है? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट करी गई है। ये जो पेमेंट करी गई है, ये कौन सी पेमेंट है? फैक्टर पेमेंट है। फर्म ने क्या कर दिया? फर्म ने बदले में फैक्टर पेमेंट कर दी। ठीक है, फिर फर्म क्या करती है सर फर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे देती है। फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को, और फिर हाउस होल्ड क्या करती है? फर्म को उन गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करती है। अब प्लीज जरा मेरी बात ध्यान से देखना, प्लीज मेरी बात जरा ध्यान से देखना। ये जो फैक्टर सर्विसेज दिया गया है, ये जो फैक्टर सर्विसेज दिया गया है, ये जो फैक्टर सर्विस दिया गया है और जो ये गुड्स एंड सर्विस दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। और जो यहां पर सिलसिला चल रहा है, जो यहां पर सिलसिला चल रहा है, यहां पर जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले को क्या बोलते हैं सर? इस सिलसिले को बोलते हैं मनी फ्लो। इस सिलसिले को क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। फर्म पेमेंट करता है हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के लिए, हाउस होल्ड पेमेंट करता है फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये जो आपस में पेमेंट्स हो रही हैं, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज मनी फ्लो। जो फैक्टर सर्विस दी गई है और जो गुड्स एंड सर्विस दी गई है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर रियल फ्लो। दिस इज योर रियल फ्लो। तो दो सेक्टर के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि एक हाउस होल्ड है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनर है, और दूसरी फर्म है जो क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेल करेगी किसको? हाउस होल्ड को।
इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, यहां पे कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हम विद इन द इकोनॉमी ऑपरेट कर रहे हैं। यहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल वी टेक सम एजम्पशंस। हमने कुछ एजम्पशंस ली। हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई करता है, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। भैया फर्म को ही तो देगा ना। जब इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, तो हाउसहोल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज केवल फर्म को देगा और फर्म जो प्रोडक्शन करेगा वो प्रोडक्शन केवल हाउसहोल्ड को देगा। हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म। फर्म हायर करती है फैक्टर सर्विसेज किसके लिए? गुड्स के लिए। और ये किससे हायर करती है? केवल हाउसहोल्ड से हायर करती है। फर्म प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड। सिंपल है भाई, जब इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, वही दो लोग तो आपस में ट्रेड करेंगे ना। हाउसहोल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज केवल फर्म को देगा और फर्म जो प्रोडक्शन करेगी वो केवल हाउसहोल्ड को देगी। जब इकोनॉमी में दो ही लोग हैं तो वही दो लोग आपस में क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। हाउसहोल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड ने जो फैक्टर सर्विसेज दी हैं उसके लिए उनको फैक्टर इनकम मिलेगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और हाउसहोल्ड क्या करेगा? जो भी इनकम कमाएगा वो पूरी की पूरी इनकम खर्च कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे। देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। सेविंग्स नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। ना तो हाउसहोल्ड सेव करेगा और ना तो आपके पास फर्म सेव करेगी। ना तो हाउसहोल्ड सेव करेगा ना तो फर्म सेव करेगी। देयर आर ओनली टू सेक्टर, दैट इज हाउसहोल्ड एंड फर्म। इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। यह चीज मैंने आपको बता दी। जो आउटर लूप है डायग्राम का वो रियल फ्लो बताता है। रियल फ्लो आउटर लूप में क्या क्या था? ये आउटर लूप में फैक्टर सर्विस थी, आउटर लूप में गुड्स एंड सर्विसेज थे, आउटर लूप पे गुड्स एंड सर्विसेज थे और फैक्टर सर्विसेज थी। ये दोनों चीजें आपके लिए रियल फ्लो मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। रियल फ्लो मतलब जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसको रियल फ्लो बोलते। आगे क्या कहता है कि जो इनर लूप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मनी फ्लो। इनर लूप में क्या हो रहा था? सर यहां पे फर्म क्या कर रही है? देखिए जरा, फर्म क्या कर रही है? फर्म फैक्टर पेमेंट कर रही है, फर्म फैक्टर पेमेंट कर रही है, ये मनी फ्लो है। और सर आपका हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपके पास क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। अगर आप इसको मेरे डायग्राम पे देखते हो तो जहां पर मैंने आपको बताया कि ये बीच में क्या हो रहा है? मनी फ्लो हो रहा है, और जो बाहर हो रहा है वो क्या हो रहा है? सर्कल में रियल फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो मतलब जहां पर कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। इट मस्ट बी नोटेड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म एज अ फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर टू द फर्म। यह बात ध्यान से देखो, जितना पैसा फर्म ने फैक्टर पेमेंट के लिए किया था, जितना पैसा फर्म ने फैक्टर पेमेंट के लिए किया था, वो पूरा का पूरा पैसा, एंटायर पैसा पे बैक कर दिया गया बाय द फैक्टर ओनर टू द फर्म। सो देयर इज अ सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी इनकम। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. It makes the flow of income circular. Circular flow of income continuous रहेगा। फर्म हाउसहोल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेगी, उसके लिए फर्म हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगी। जो फैक्टर पेमेंट हाउसहोल्ड के पास आई है, हाउसहोल्ड वो फैक्टर पेमेंट खर्च करेगा फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये फ्लो बना रहेगा। एक तरफ से फर्म हाउसहोल्ड को इनकम देगी, हाउसहोल्ड वही इनकम फर्म के पास खर्च कर देगी। सर एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम है,
एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम है। फर्म ने अगर फैक्टर सर्विसेज ली है, फर्म ने अगर हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ली है और उसके लिए पेमेंट कर रहा है, तो फर्म के लिए वो खर्चा है और हाउस होल्ड के लिए वो इनकम है। हाउस होल्ड जब गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करता है तो हाउस होल्ड के लिए वो खर्चा है, फर्म के लिए वो आपस में क्या है, इनकम है। ये फ्लो कॉन्टिन्यूअस रहेगा क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कभी भी आपकी नहीं रुकेगी। एवरीवन, यहां तक मैंने जो बातें करी क्या आपको समझ में आया? यहां तक मैंने जो बात करी वो आपको समझ में आया? बिल्कुल आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आए। इंपॉर्टेंट चीज बस आपको जो ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जो 2 सेक्टर मॉडल है इसके अंदर कभी भी सेविंग नहीं होती। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर कभी भी आपके पास कोई भी सेविंग नहीं होती। देयर इज नो सेविंग्स 2 सेक्टर मॉडल में। फर्म जो पैसा बनाएगी, फर्म वो सारा पैसा खर्च करेगी फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट के लिए, और जो फैक्टर ओनर्स यानी कि हाउस होल्ड जो पैसा बनाएंगे वो पैसा खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में। रहमान कह रहा है सर बट सेविंग भी तो होती है ना सर। रहमान मेरे भाई, रियल वर्ल्ड में तो कभी 2 सेक्टर होगा ही नहीं ना। कभी कोई ऐसी इकोनॉमी देखी है आपने जहां पे गवर्नमेंट ना हो? क्या आपने कोई ऐसी इकोनॉमी देखी है जहां पे गवर्नमेंट ही ना हो? मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिस्ट अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशन लेते हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल केवल एक एजम्पशन है। रियल वर्ल्ड में कभी भी 2 सेक्टर मॉडल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या बिना गवर्नमेंट के कोई इकोनॉमी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इट इज प्योरली एजम्पशन ऑफ कीन्स। इट इज प्योरली द एजम्पशन ऑफ कीन्स। क्लियर है सर? ओके। अब जरा चैट मत करना, जो बातें समझा रहा हूं देखना। प्लीज 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 चैट मत करना। जब मैं कहूं तभी आप चैट सेक्शन पे आना। अपने हाथों को आराम दो, दिमाग को चलाओ। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। फैक्टर पेमेंट कौन करता है? फर्म। फैक्टर पेमेंट कौन करता है? फर्म। फर्म का खर्चा हाउस होल्ड की इनकम है। हाउस होल्ड जितना भी पैसा कमाएगा हाउस होल्ड खर्च कर देगा। हाउस होल्ड का खर्चा फर्म की इनकम है। फर्म का खर्चा हाउस होल्ड की इनकम है। हाउस होल्ड जो भी इनकम कमाएगी वो खर्च कर देगी गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो हाउस होल्ड खर्चा करेगा वो फर्म के लिए इनकम है। और सर ये किसके बराबर होगा? ये सब आपके प्रोडक्शन के बराबर होगा। ये सब आपके प्रोडक्शन के बराबर होगा। अब वापस से चलो पिछले वाले चैप्टर में। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो एक तरीका प्रोडक्शन का था, एक तरीका इनकम का था और एक तरीका एक्सपेंडिचर का था। हाउस होल्ड की इनकम, हाउस होल्ड का खर्चा और प्रोडक्शन सब आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए तो तीनों जगह पे नेशनल इनकम क्या निकलती थी? सेम निकलती थी। इसीलिए तो तीनों जगह पे आपकी जो नेशनल इनकम थी वो क्या निकल रही थी बेटा जी? वो सेम निकल कर आ रही थी। ठीक है जी? ओके सर। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको क्या बताया? इकोनॉमी में कितने मॉडल होते हैं? सर आपने हमको बताया कि इकोनॉमी में 4 मॉडल होते हैं, यानी कि 4 सेक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया आपका फर्म, एक हो गई आपकी गवर्नमेंट और एक हो गया आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, इंडिया में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है
उसको डिमांड करने वाले ये 4 लोग ही हैं। इंडिया में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको डिमांड करने वाले ये 4 लोग ही हैं। हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। एक चीज जरा ध्यान से रखना, यहां पे जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में एक्चुअल डिमांड नहीं आती, यहां पे एग्रीगेट डिमांड में प्लान्ड डिमांड आती है। कौन सी डिमांड आती है? प्लान्ड, प्लानिंग टू बाय। एक्चुअल में खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मतलब नहीं है, एक्चुअल में खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे इससे मतलब नहीं है, प्लानिंग टू बाय की बात होती है। इसको इकोनॉमिक्स में पता है क्या बोलते हैं? एक्स आंटे, एक्स एंट बोल दो, एक्स एंटे बोल दो, जो तुम्हें ठीक लगे। यहां पे जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम एक्चुअल डिमांड की बात नहीं करते, यहां पे हम प्लान्ड डिमांड की बात करते हैं, जो हम विलिंग है टू बाय। अगर आपको डिमांड वाली डेफिनेशन भी याद है तो डिमांड वाली डेफिनेशन में भी यही वर्ड आ रहा था, विलिंग टू बाय। एक्चुअली में खरीदेगा नहीं खरीदेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, हम जब डिमांड की बात करते हैं तो वहां पे प्लान्ड की बात होती है कि हमारा प्लानिंग है कि नहीं खरीदने का, इससे मतलब होगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? सर इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पी। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं पी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की जगह पे आप वर्ड यूज कर लो प्राइवेट, चलो कोई बात नहीं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the household on the purchase of goods and services during the accounting year. Generally, consumption expenditure is directly influenced. Consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्पोजेबल इनकम निकालना सीखा था। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो पैसा जो हमारे पास खर्च करने के लिए बचता है, सब टैक्सेस वगैरह देने के बाद फाइनली हमारे पास जो पैसा खर्च करने के लिए बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आप कितना पैसा खर्च करोगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, जितनी ज्यादा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, उतना ज्यादा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और जितनी कम आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, उतना कम आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वी आर डिस्कसिंग इज एक्स आंटे, दैट इज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम यहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे प्लान्ड खर्चे की बात कर रहे हैं, जो हमने प्लान किया। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से प्लान करके निकले थे कि आप 4 शर्ट खरीद कर लाओगे, लेकिन जब आप मार्केट में गए तो वहां से आप केवल 1 शर्ट खरीद के ही लेकर आए। तो हम जब एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो उसमें वही 4 शर्ट आएंगी जो आपने प्लान किया था खरीदने के लिए। एक्चुअली में भले आपने 1 खरीदा हो, हम यहां पे वो 1 शर्ट की बात नहीं करने वाले, हम यहां पे प्लान्ड खर्चे की बात करने वाले हैं, जो आपने प्लान किया था बाय करने के लिए। जो आपने प्लान किया था बाय करने के लिए, हम उसकी बात करने वाले हैं। इसके बाद अगला आपके पास आता है फर्म। सर फर्म क्या खर्चा करती है? फर्म क्या खर्चा करती है बेटा? फर्म करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म क्या करती है? फर्म करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि फर्म क्या करती है? सर फर्म कैपिटल फॉर्मेशन करती है। फर्म क्या करने वाली है? सर फर्म कैपिटल फॉर्मेशन करने वाली है। कैपिटल फॉर्मेशन कहां पर होती है? सर कैपिटल फॉर्मेशन आपकी फिक्स कैपिटल में होती है
और ये चेंज इन स्टॉक में होती है। ये आपके पास फिक्स्ड कैपिटल में होती है, मशीनरीज वगैरह में, और ये आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री में होती है। तो फर्म यहां पर क्या करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आई। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आई। तो दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल गुड्स सच एज मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड चेंज इन इन्वेंट्री। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर सिंप्लिसिटी इट इज एज्यूम्ड इन आवर स्टडी दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस का मतलब इकोनॉमिक्स में अभी आपको कहीं पर भी वर्ड ऑटोनॉमस नजर आए ना, तो ऑटोनॉमस का खर्चा मतलब फिक्स्ड खर्चा। ऑटोनॉमस का मतलब फिक्स्ड। ऑटोनॉमस का मतलब फिक्स्ड। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। मतलब आपकी इनकम ऊपर जाए, आपकी इनकम नीचे आए, आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहने वाली है। आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर क्या रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है। तो यहां पर हम कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? सर यहां पर हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है? ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस बोले तो आपका फिक्स्ड खर्चा है। अब हम बात करते हैं आपके पास गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कौन सा खर्चा करती है? सर गवर्नमेंट आपके बहुत सारे खर्चे करती है। गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स भी खरीदती है और गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स भी खरीदती है। सर कंज्यूमर गुड्स कैसे खरीदती है गवर्नमेंट? जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मी वाले जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। वो खराब हो जाती है ओवर द टाइम। सर जो आर्मी वाले लोग हैं उनको खाना पीना देती है गवर्नमेंट। जब वो लोग बॉर्डर पे होते हैं, सरहद पे होते हैं, तो उनको खाने पीने का इंतजाम किया जाता है कि नहीं? वो क्या है आपके लिए? कंज्यूमर गुड्स है। और वहीं पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल गुड्स भी लगाती है। सर जैसे अगर वो डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रही है तो वो कैपिटल गुड्स हैं। वो रोड्स बनवा रही है, डैम्स बनवा रही है, हाईवेज बनवा रही है, वो आपके पास क्या है? कैपिटल गुड्स हैं। तो गवर्नमेंट आपकी दो जगह पे खर्चा करती है। कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करती है, कैपिटल गुड्स पे खर्चा करती है, टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट इनकर करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू मीट द पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स। लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिटरमिन्ड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी यह गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट अपने बजट लेकर आती है, बजट में डिसाइड करती है कि भाई हमें कितना खर्चा हेल्थ पे करना है, हमें कितना खर्चा एजुकेशन पे करना है, हमें कितना खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करती है। और सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? सोशल वेलफेयर पे। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर चाइना से खतरा है तो गवर्नमेंट डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करेगी। गवर्नमेंट को लगता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी हो चुका है तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करेगी। सर गवर्नमेंट को लगता है कि कोविड महामारी चल रही है तो लोगों को वैक्सीनेशंस देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट किस पे खर्चा करेगी? हेल्थ पे खर्चा करेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किसके ऊपर काम करती है? सोशल वेलफेयर पे काम करती है। तो सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या निकल कर आ गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स निकल कर आ गए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। इसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता होगा? सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बहुत आसान, इट इज नेट एक्सपोर्ट्स। इट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब हो गया आपके पास एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। आ जाइए। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया ने जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के बाहर बेची। इंपोर्ट्स का मतलब इंडिया ने जो आउटसाइड इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज बने थे उनको खरीदा। तो ये तो आपको पता है। अगर हमें यह पता लगाना है, अगर हमें यह पता लगाना है कि इंडिया का प्रोडक्शन कितना इंडिया के बाहर गया, तो हमें क्या करना होगा? उसका नेट करना पड़ेगा। नेट करने का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपके पास एडी के अंदर, आपके पास एडी के अंदर टोटल कितनी चीजें आ गई? 4 चीजें। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कौन करेगा? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा? फर्म। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली कौन करेगा? गवर्नमेंट। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप इन 4 चीजों को जोड़ दोगे, जब आप इन 4 चीजों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। इन शॉर्ट एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? इन शॉर्ट एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने इसको पी बोला था, पी भी बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप यहां पे सी ही लिख दो, है ना, बिना बात के आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे आप सी लिख दो। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो यहां पर आप सी लिख दो। तो एग्रीगेट डिमांड इन 4 चीजों से मिलकर बनेगी। एक बार जल्दी से कंफर्म करो, क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? हां जी, एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे, क्या ये चारों चीजें क्लियर हैं आपको? हाँ जी, क्लियर है सर। चलो अब एक बात बताओ, अगर 2 सेक्टर मॉडल है, अगर 2 सेक्टर मॉडल है तो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आएगा? अगर 2 सेक्टर मॉडल है तो एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आएगा? ऑब्वियसली आपके पास बस ये 2 चीजें आएंगी। जल्दी से बताओ ना। ऑब्वियसली आपके पास ये दोनों चीजें आएंगी। ऑटोनॉमस वाले का मतलब फिक्स्ड, ऑटोनॉमस का मतलब फिक्स्ड। फर्म की जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगी। फर्म अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करेगी। नेशनल इनकम कितनी भी हो जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे आए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क निकलकर नहीं आएगा। ठीक है। अभी प्लीज, अगर हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल है, अगर हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल है तो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारे पास कौन होगा? सर हमारे पास हाउस होल्ड होगा और हमारे पास फर्म होगी। हाउस होल्ड किस पे खर्चा करता है? सर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड क्या करता है? सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। और फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये कौन सा वाला है? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है? ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस बोले तो ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है।
ऑटोनॉमस बोले तो ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। एक बात बताओ, अगर किसी की इनकम इंक्रीज होगी, अगर किसी की इनकम इंक्रीज होगी, अगर किसी की इनकम इंक्रीज होगी, तो क्या उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा? अगर किसी की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा? सोच के बताना। हां सर, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। मतलब आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम पे बेस्ड करता है, वो आपकी इनकम पे बेस्ड होता है। इनकम का मतलब यहां पे कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम से हमारा मतलब है। इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। इनकम को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? वाई से डिनोट करते हैं। ये कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी इनकम जीरो है तो क्या हमारा कंजम्पशन भी जीरो होगा? क्या लगता है आपको? अगर हमारी इनकम जीरो है तो क्या हमारा कंजम्पशन भी जीरो होगा? नहीं सर। सर इनकम अगर जीरो है तो हम उधार मांगेंगे, लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, हमारे पास जो असेट्स पड़ी हैं उन असेट्स को बेचेंगे, लेकिन कंजम्पशन करेंगे। सिंपल सी चीज है यार, इंसान की कुछ बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो चाहिए ना, ये तो आपको चाहिए। बिना इसके तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास इनकम हो चाहे आपके पास इनकम ना हो, आपको जो बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है वो तो आपको करनी ही करनी है, राइट? फिर जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी इंक्रीज होते हैं। फिर आप अपनी बेसिक नीड्स के अलावा अदर चीजों पे भी जाते हो, राइट? अभी हो सकता है कि आपको पहनने के लिए केवल 2 शर्टें चाहिए हो, आप 2 शर्टों में अपना पूरा हफ्ता निकाल देते हो। लेकिन एक बार आप सीए बन जाओगे, आप पैसा कमाने लगोगे, तो आपके पास हर दिन के लिए एक शर्ट होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास 14 शर्टें हैं, 15 शर्टें हैं, लेकिन हफ्ते में दिन तो 7 ही हैं। तो 15 दिन तक आपको शर्ट ही रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। यह चीज कब होगी? यह चीज तब होगी जब इनकम आएगी। अभी जब इनकम नहीं है तो बेसिक खर्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं। हो सकता है अभी पैदल चलते हो, या फिर साइकिल हो, या फिर 2 व्हीलर हो, लेकिन जब सीए बन जाएंगे तो गाड़ी से चलेंगे सर। और थोड़ा पैसा कमाने लगेंगे, लग्जरी गाड़ी से चलेंगे सर। और पैसा कमाने लगेंगे, घर के बाहर 4-4 लग्जरी गाड़ी खड़ी होंगी सर। तो वो तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आपकी इनकम जीरो है, आपकी इनकम 10 करोड़ है, आपकी इनकम 20 करोड़ है, आपकी इनकम 40 करोड़ है, आपकी इनकम 50 करोड़ है, आपकी इनकम 60 करोड़ है, आपकी इनकम 80 करोड़ है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास खर्चा भी बढ़ेगा। इनकम जीरो होगी तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? नहीं। इनकम जीरो होगी तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, ये मिनिमम लेवल पे तो होगा। लेट्स से 20, लेट्स से 20, ठीक है सर। जब आपके पास इनकम 10 करोड़ की होगी तो हो सकता है कि आपका जो कंजम्पशन हो वो 30 का हो। जब आपकी इनकम 20 की होगी तो हो सकता है कि आपका खर्चा 40 का हो। जब आपकी इनकम 40 की होगी हो सकता है आपका खर्चा 50 का हो। जब आपके पास इनकम 50 की होगी तो हो सकता है आपका खर्चा 55 का हो। जब आपकी इनकम 60 की होगी तो हो सकता है खर्चा 60 का हो। जब इनकम 80 की होगी तो हो सकता है आपका खर्चा 64 का हो। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्चा भी क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। आर यू एग्री विद मी और नॉट? डू यू एग्री विद मी और नॉट? डू यू एग्री विद मी और नॉट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हां सर, आपकी बात समझ में आ रही है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा चल रहा है सर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस चल रहा है। ऑटोनॉमस का मतलब इसको लेवल ऑफ इनकम से मतलब ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लेवल ऑफ इनकम से मतलब ही नहीं है। इनकम कम है, इनकम ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट इज फिक्स्ड एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम्स। इट इज फिक्स्ड एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम।
कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करेगा, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करेगा, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करती, इनकम बढ़े इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम्स। जो आपकी फर्म है वो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ना तो बढ़ाएंगी ना तो घटाएंगी, ना तो बढ़ाएंगी ना घटाएंगी। अब अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं, अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां से शुरू होगा? सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां से शुरू होगा। जब आपके पास जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी, जब आपके पास जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 पे होगा। आपके पास जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी तो आपके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 होगा, मतलब ये वाई एक्सेस से शुरू होगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो 20 है, इसको क्या हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल सकते हैं? क्या हम इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल सकते हैं? जो आपका ये 20 है, क्या इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल सकते हैं? इसको ना प्यार से हम लोग सी बार करके भी डिनोट करते हैं। कई बार इसको हम सी बार बोल देते हैं, कई बार इसको हम ए बोल देते हैं। तो कुछ किताब में आपको ये सी बार के नाम से दिखेगा, कुछ किताब में आपको ये ए के नाम से दिखेगा। क्या हम इस 20 को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल सकते हैं? मतलब जब जीरो लेवल ऑफ इनकम थी, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम थी तो हमारा कंजम्पशन 20 था, मतलब 20 का कंजम्पशन तो फिक्स्ड है, 20 का कंजम्पशन तो फिक्स्ड है। इनकम होगी तो भी इनकर होगा, इनकम नहीं होगी तो भी इनकर होगा। 20 रुपीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, जो हमको करना ही करना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दैट इज फिक्स्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये ऑटोनॉमस है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को देखेंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास क्या है? फिक्स्ड है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास फिक्स्ड है, वो 10 पे है। आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है? आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल रिमेन सेम। इन्वेस्टमेंट को कौन सा इन्वेस्टमेंट लिया गया है यहां पे? सर इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। इन्वेस्टमेंट कैसा है? ऑटोनॉमस है। अब एक बात बताओ, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? सर एग्रीगेट डिमांड विल बी सी प्लस आई, यानी कि जीरो लेवल पे इट विल बी 30, यानी कि 10 लेवल पे इट इज 40, यानी कि 20 लेवल पे इट इज 50, 40 लेवल पे इट इज 60, 50 लेवल पे इट इज 65, 60 लेवल पे इट इज 70 एंड देन इट इज 75। एडी विल बी इक्वल्स टू सी प्लस आई। अभी तक जो बातें करी क्या क्लियर है? अभी तक मैंने आपके साथ जो बातें करी क्या वो क्लियर है? अगर इसमें मैं तीनों चीजों को प्लॉट कर दूं, इसमें मैं अगर तीनों चीजों को प्लॉट कर दूं, ये मेरा एडी आ गया, ये मेरा एडी आ गया। एडी कहां से शुरू होगा? एडी कहां से शुरू होगा? एडी शुरू होगा 30 से। एडी शुरू होगा कहां से? 30 से। एडी और सी के बीच में जो गैप है, ये गैप क्या है?
एडी और सी के बीच में जो गैप है, ये गैप क्या है सर? ये आपका इन्वेस्टमेंट है। एडी और सी के बीच में जो गैप है वो आपका क्या है सर? एडी और सी के बीच में जो आपका गैप है वो क्या है? वो आपका आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। एवरीवन, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो एडी कर्व कैसा है? एडी कर्व कैसा है? क्या ये पॉजिटिव स्लोपिंग है? राम कुमार कह रहे हैं सर ग्राफिक प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया। इसमें ना समझ में आने वाली चीज क्या है मेरे बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो मैंने उसको 20 से स्टार्ट किया और बढ़ा दिया। मेरा एडी 30 से शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है, 30 से स्टार्ट किया और उसको ऊपर ले गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, उसको स्ट्रेट लाइन बना दिया। उसमें ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए, एडी आपके पास क्या है बेटा? एडी आपके पास सी प्लस आई है। एडी इज व्हाट? एडी इज सी प्लस आई। एडी इज सी प्लस आई। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो। आपकी जब इनकम जीरो थी, वहां पर भी कंजम्पशन पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि सर आपको अपनी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो पूरी करनी होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बार बोलते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी बार refers to the minimum level of consumption which is needed for the सर्वाइवल के लिए जो आपको मिनिमम कंजम्पशन करना पड़ेगा। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सच कंजम्पशन इज मेट ईदर फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स, या तो पुरानी सेविंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, या तो असेट बेची जाती हैं, या तो कर्जा लिया जाता है। या तो पुरानी सेविंग्स का इस्तेमाल होगा, या तो असेट्स को बेचा जाएगा, या फिर कर्जा लिया जाएगा। शोएब कह रहे हैं सर इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है। जियो मेरे लाल, जियो। ठीक है, चलिए। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा था? कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा था सर? पॉजिटिव था। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा था? पॉजिटिव स्लोप था। और पॉजिटिव स्लोप कैसा है? अपवर्ड। इट इज अ पॉजिटिव स्लोपिंग। एक होता है नेगेटिव स्लोपिंग, एक होता है पॉजिटिव स्लोपिंग। नेगेटिव स्लोपिंग का मतलब कि कर्व नीचे आ रहा है, पॉजिटिव स्लोपिंग का मतलब कि कर्व ऊपर जा रहा है। दिस इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। तो ये आपका पॉजिटिव स्लोपिंग है, ये ऊपर की तरफ जाता है। कंजम्पशन आपका बढ़ता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। कंजम्पशन आपका बढ़ता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ द इनकम। क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी दिस? Proportionate increase in consumption is less than proportionate increase in income. सर सिंपल सी चीज है सर। मान लो आपकी इनकम 100% से बढ़ रही है। आपकी इनकम 100% से बढ़ रही है, तो आपका खर्चा 100% से कम तेजी में बढ़ेगा। आपका खर्चा
100% से कम तेजी में बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसमें से कुछ पैसा सेव भी करते हैं। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसमें से कुछ पैसा कंजम्पशन में खर्च करते हैं और कुछ पैसा हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। कुछ पैसा हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। सर ऐसा नहीं होगा कि हमारी जितनी इनकम बढ़ेगी हम उतना ही खर्चा भी बढ़ा देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। रियल लाइफ में क्या ऐसा कभी होगा कि अगर आपकी सैलरी 100% से बढ़ गई, आप पहले 5 लाख कमाते थे लेकिन अब आप 10 लाख कमाने लग गए, तो क्या आप अपना खर्चा भी 5 लाख से बढ़ा देते हो? नहीं, खर्चा बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाती है, लेकिन सर सेविंग्स भी बढ़ती हैं। सेविंग्स भी बढ़ती हैं। आपके पास इंक्रीज्ड इनकम, आपके पास इंक्रीज्ड इनकम सारी खर्च नहीं होती। आपकी इंक्रीज्ड इनकम सारी खर्च नहीं होती, उसमें से कुछ पैसा बेटा सेव भी किया जाता है। However, proportionate increase in consumption is less than that of income. It happens because after reaching a particular level, people start saving part of their income. एक पॉइंट के बाद आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा सेव करना शुरू कर देते हो। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप कैसा था? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप कैसा था? सर ये तो स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम से मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट को इनकम से मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम से मतलब क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को इनकम से मतलब नहीं है। इनकम कम है ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आएगा। हम यहां पर कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? यहां पर हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एडी कर्व। एडी कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा था? सर एडी कर्व मैंने आपको दिखाया था ना। एडी कर्व कहां से स्टार्ट होता है? एडी कर्व बोले तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये एडी कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? सर ये हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि जब आपका लेवल ऑफ इनकम 0 होता है तो वहां पर आपको कुछ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब इनकम 0 होती है तो वहां पे कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी होता है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी है, जिसकी वजह से आपके पास एडी हमेशा कहां से शुरू होगा? एडी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्लोप कैसा है? अगेन पॉजिटिव स्लोप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एडी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एडी भी इंक्रीज कर जाएगा। रहमान बेटा वो सर्कुलर फ्लो था। सर्कुलर फ्लो में ऐसी एजम्पशन ली गई थी कि सेविंग्स नहीं है। सर्कुलर फ्लो में ऐसी एजम्पशन थी कि सेविंग नहीं है। ये सर्कुलर फ्लो नहीं पढ़ रहे, ये एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं। रहमान सेविंग्स सर्कुलर फ्लो वाले कॉन्सेप्ट में नहीं थी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेविंग्स को 0 लेके चलते हैं, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर वो ऐसा बोल के चलता है कि आपका जो कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सेव हो जाता है। मतलब जो इनकम है उसमें से कुछ कंज्यूम होती है, कुछ सेव होती है। इशू प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि जब मान लो आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी थी, आपके खर्चे 4 लाख रुपए के थे। आपकी सैलरी पहले 5 लाख की थी। आपकी सैलरी पहले 5 लाख की थी और आपके खर्चे 4 लाख रुपए के थे। अब आपकी सैलरी में इंक्रीज आ गया 100%। आपकी नई सैलरी अब 10 लाख की हो गई है। जरा सोच के बताओ, क्या खर्चा भी 100% से बढ़ जाएगा? क्या तुम अपने खर्चे भी 4 लाख से बढ़ा लोगे?
अगर आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ गई है तो क्या खर्चे भी आप 4 लाख से बढ़ा लोगे? नहीं, आपकी एक्सपेंसेस में इंक्रीज आएगा, लेकिन 100% से कम हो सकता है। आप अपने 50% खर्चे ही बढ़ाओ, तो आपने 6 लाख का ही खर्चा बढ़ाया। तो पहले आप पैसा सेव करते थे 2 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए कमाते थे, 4 लाख खर्च करते थे, 1 लाख सेव करते थे। लेकिन अब आप 10 लाख कमाते हो, 6 लाख खर्च करते हो और 4 लाख सेव करते हो। तो खर्चा आपका बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कम होगा। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आपके पास कम होगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या था जो नहीं समझ में आया? इसमें क्या दिक्कत है भाई? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एडी कर्व। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो यार। एडी कर्व कहां से स्टार्ट होगा? सर एडी कर्व आपका वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि एडी जो होता है वो सी प्लस आई होता है। जब आपकी 0 लेवल ऑफ इनकम थी तो वहां पे कंजम्पशन 20 का था, इन्वेस्टमेंट 10 का था। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे आपका एडी 30 का था। 0 लेवल ऑफ इनकम पे एडी 30 का था। कहां से स्टार्ट होगा? वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई in an economy in a given time period. Aggregate supply refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy, willing to supply in an economy in a given time period. अगर आप ये डेफिनेशन देखते हो तो ये डेफिनेशन आपको कहीं पढ़ी पढ़ी नहीं लग रही। ये डेफिनेशन आपको कहीं पढ़ी पढ़ी नहीं लग रही। डैश रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। अगर आप ये डेफिनेशन देखो तो ये डेफिनेशन नेशनल इनकम से मिलती जुलती है। ये डेफिनेशन आपकी नेशनल इनकम से मिलती जुलती है। तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई होता है ना, आपका जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। आपका एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? आपका एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन द फिजिकल टर्म्स, इट रिफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। When the value of total output is distributed to the factor of production in the form of rent, wages, interest and profit, the sum total of these factor incomes will be termed as national income. So we can say that the aggregate supply and the national income are one and the same thing. तो आपकी aggregate supply आपकी national income क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट। मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आप मुझे बताओ आपका आउटपुट कैसे बनता है? आपका आउटपुट बनता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। बनता है कि नहीं बनता? आपका आउटपुट कैसे बनता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? सर लैंड आता है, सर लेबर आता है, सर आपके पास कैपिटल आती है और आपके पास एंटरप्रेन्योर आता है। लैंड को क्या देते हो? रेंट। लेबर को क्या देते हो? वेजेस। कैपिटल को क्या देते हो? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हो? प्रॉफिट। अगर इन चारों को जोड़ लो तो आपके पास क्या आ गई? फैक्टर इनकम आ गई। इन चारों को जोड़ लो तो आपके पास फैक्टर इनकम आ गई। फैक्टर इनकम बोले तो आपके पास क्या आ गई? नेशनल इनकम आ गई। फैक्टर इनकम बोले तो आपके पास क्या आ गई? नेशनल इनकम आ गई। तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं, कि एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? आउटपुट। और आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर है? आउटपुट की वैल्यू नेशनल इनकम के बराबर है। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? नेशनल इनकम के बराबर है।
एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? नेशनल इनकम के बराबर है। और नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ही आप वाई से डिनोट करके चलते हो, इसी को आप वाई से डिनोट करके चलते हो। अब एक बात बताओ, आप जो पैसा कमाते हो, आप जो पैसा कमाते हो, इस पैसे का आप क्या करते हो? आप जो पैसा कमाते हो, आप इस पैसे का क्या करते हो? सोच के बताना, सोच के बताना। मैं पानी पी के आता हूं। आप इनकम का क्या करते हो? सर इनकम के जो भी हम इनकम कमाते हैं, हम इस इनकम को या तो कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं, और या तो इस इनकम में से हम थोड़ी सी सेविंग्स कर लेते हैं। या तो हम इस इनकम को खर्च कर देते हैं, या तो हम इस इनकम्स की क्या कर देते हैं? सेविंग कर देते हैं। ठीक है, ये फैक्टर इनकम किसके पास जा रही है? हाउस होल्ड के पास। ये फैक्टर इनकम किसके पास जा रही है? हाउस होल्ड के पास। जरा सोच के बताओ, क्या हाउस होल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट करता है? नहीं, हाउस होल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करता। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से मतलब होता है कैपिटल गुड्स खरीदना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से मतलब होता है इन्वेंट्री को इंक्रीज करना। तो आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो हाउस होल्ड है, वो कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करता। वो केवल या तो कंजम्पशन करेगा या तो सेविंग करेगा, या तो कंजम्पशन करेगा या तो सेविंग करेगा। तो हम इसी इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो किसके बराबर होती है? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। तो आप मुझे यह बताओगे ना, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हो गए। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हो गए। एक एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट कंजम्पशन है और एक एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट सेविंग्स है। उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते बेटा। आप जो पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हो, हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। इकोनॉमिक्स उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानती। आपको प्रोडक्शन वाला चैप्टर याद है? प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड पैसा सेव करता है, सेव करके पैसा कहां जमा करता है? बैंक्स में जमा करता है। और बैंक्स ये पैसा किसके पास पहुंचाते हैं? प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचाते हैं। प्रोड्यूसर्स उस पैसे से क्या करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो जो आपकी फर्म है, वो जब कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, वो जब आपके पास स्टॉक को इंक्रीज करते हैं, इकोनॉमिक्स में उसे इन्वेस्टमेंट माना गया है। आप जो पैसा बैंक में सेव करते हो, वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स के टर्म पे हम बात करें, जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है वो आपकी सेविंग्स है।
ये जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है ना, ये आपके लिए सेविंग्स है। आपने पैसा जो शेयर्स में लगा रखा है ना, ये आपकी सेविंग्स है। आपने जो पैसे की एफडी करा रखी है ना, वो आपकी सेविंग्स है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो है जो फर्म करेगी। आपने जो एफडी में पैसा जमा किया है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, आपने जो पैसा लगा रखा है अपने पास सेविंग्स अकाउंट में, आपने जो पैसा लगा रखा है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ सेविंग्स। इकोनॉमिक्स में इसको सेविंग्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल गुड्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेंट्री को इंक्रीज करना। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हैं, एक कंजम्पशन और एक सेविंग। एक कंजम्पशन और एक सेविंग्स, ठीक है? एक कंजम्पशन और एक सेविंग। द मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम is spent on the consumption of goods and services and the balance is saved. It means that income is either consumed or saved. आपकी जो इनकम है या तो उसे कंज्यूम करा जाएगा या तो उसे सेव किया जाएगा। So the national income is equals to consumption plus savings, that is Y is equals to AS is equals to C plus S. इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? Everyone. Y is equals to AS is equals to C plus S. Y is equals to AS plus C plus S. जब आपकी नेशनल इनकम जीरो होगी तो आपका कंजम्पशन कुछ होगा कि नहीं? अगर आपका नेशनल इनकम जीरो होगा तो क्या आपका कुछ कंजम्पशन होगा कि नहीं? सर बिल्कुल होगा। अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि अगर नेशनल इनकम जीरो भी है तो भी हमें हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंजम्पशन तो करना है। तो हमने 20 रुपीज का कंजम्पशन किया, हमने 20 रुपीज का कंजम्पशन किया। ये 20 रुपीज का कंजम्पशन कैसे होगा? ये 20 रुपीज का कंजम्पशन कैसे होगा? हमारी इनकम जीरो है तो जीरो इनकम में 20 रुपए कैसे खर्च होंगे? सर जीरो इनकम में 20 खर्च होंगे जब आप पुरानी सेविंग्स को यूज करो। अगर कुछ पैसा आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है, आप उसको यूज करो, आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। आपके पास कुछ असेट्स पड़ी हुई हैं, उन असेट्स को बेचो, आपकी असेट्स कम हो जाएंगी। सर आप कर्जा ले लो, लाइबिलिटी बढ़ा लो, लाइबिलिटी बढ़ा लोगे तो अगेन आप माइनस में चले जाओगे। तो सेविंग्स आपकी क्या हो जाएंगी? माइनस की 20। ये माइनस का 20 का मतलब क्या है? आपने हो सकता है पास्ट सेविंग यूज करी हो सकता है आपने पास्ट सेविंग यूज करी हो सकता है आपने असेट्स को बेच दिया हो, या तो हो सकता है आपने लोन रेज कर लिया हो। तीनों ही केसेस में आपके पास फिगर नेगेटिव हो जाएगा। तीनों ही केसेस में आपके पास फिगर नेगेटिव हो जाएगा। सर मान लो अब आपकी इनकम 100 की हो गई। सर मान लो आपकी इनकम अब 100 की हो गई और आपका खर्चा 120 का है। इसका मतलब अभी भी आप माइनस में ही हो। अगर आपकी इनकम 150 हो गई और आपका खर्चा अगर 160 का है तो सर अभी भी आप नेगेटिव में हो। आपकी इनकम 200 की हो गई और आपका खर्चा भी 200 का ही है, मतलब आपकी सेविंग जीरो हो गई। आपकी इनकम अगर 300 हो गई और आपका खर्चा अगर 280 का है तो 20 की पॉजिटिव सेविंग हो गई। आपकी इनकम अगर 400 की है और आपका खर्चा अगर 350 का है तो आपकी सेविंग्स 50 की हो गई। अगर आपका खर्चा 500 का है और आपके पास इनकम 500 की है, खर्चा आपके पास 300 का है, तो आपके पास, यहां 300 का क्यों होगा, आपके पास 350 का ही है, या कर दो 400 कर दो।
आपका खर्चा 400 का है, आपकी सेविंग्स 100 की हो गई, आपके पास इनकम 600 की हो गई, आपका खर्चा 420 का है, आपके पास सेविंग्स 180 की हो गई। बात समझ में आ रही है? प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो एक पॉइंट के बाद मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है और मेरे खर्चे कम हो रहे हैं। एक पॉइंट के बाद मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है, मेरे खर्चे कम हो रहे हैं। यहां पर अगर आप देखो, मेरी इनकम 50 से बढ़ी है लेकिन मेरा खर्चा केवल 40 से बढ़ा है। मेरी इनकम फिर से 50 से बढ़ी है लेकिन मेरा खर्चा केवल 40 से बढ़ा है। मेरी इनकम 100 से बढ़ी है, मेरा खर्चा 80 से बढ़ा है। आप देख रहे हो, धीरे धीरे करते करते मेरा खर्चा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। धीरे धीरे मेरा खर्चा क्या हो रहा है राजा बेटा? कम हो रहा है। सर 300 की इनकम में एक्सपेंडिचर 280 का कब होता है? अरे एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि एक पॉइंट के बाद आपका खर्चा कम होता है, आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती है। जो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन हमेशा कम होगा, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम ज्यादा होगी। इसकी वजह से आपके पास क्या होगा सर? इसकी वजह से आपके पास सेविंग्स निकल कर आएंगी। इसकी वजह से आपके पास क्या निकल कर आएंगी? सेविंग्स निकल कर आएंगी। ठीक है, ये स्केड्यूल आप देख लीजिएगा एक बारी। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग्स भी बढ़ेंगी और आपका एएस हमेशा आपकी इनकम के बराबर होगा। आपका एग्रीगेट सप्लाई हमेशा आपकी इनकम के बराबर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, यहां से हम लोग कल बढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना रखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन से हम लोग कल बढ़ेंगे आगे। तीरथ कह रहे हैं सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूजन है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हाउसहोल्ड सेव करता है पैसा, हाउसहोल्ड पैसा सेव करता है। एक बात को समझ लो, हम जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो सेविंग्स है वो कौन करेगा सर? सेविंग्स हाउसहोल्ड करेगा। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है सर? इन्वेस्टमेंट फर्म करता है। हम रियल लाइफ में एक वर्ड यूज कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एक्चुअली में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी सेविंग्स है। मैं अगर मान लो महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूं और उसमें से मैं 80,000 रुपए खर्च करता हूं और 1,20,000 रुपए बचा लेता हूं, दैट इज व्हाट? सेविंग्स। दैट इज व्हाट? सेविंग्स। कि अगर मेरी इनकम महीने की 2 लाख रुपए की है, मेरी इनकम महीने की 2 लाख की है, इसमें से मैंने 80,000 रुपए खर्च कर दिए, मैंने 1,20,000 रुपए अपनी इनकम का सेव कर लिया। अब ये सेविंग को मैं कहीं तो रखूंगा ना, इस सेविंग को मैं कहीं तो रखूंगा ना। सर इस सेविंग को आप हो सकता है बैंक में रख सकते हो, आप इस सेविंग को म्यूचुअल फंड के फॉर्म में रख सकते हो, आप इससे अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, सर आप इससे अपनी एफडी करवा सकते हो। भैया यही तो करूंगा ना, सेविंग के पैसे को कहीं तो रखूंगा ना, सेविंग के पैसे को कहीं तो रखूंगा ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि आपकी फिक्स कैपिटल बढ़े, मतलब मशीनरी वगैरह, और आपका स्टॉक इंक्रीज हो। यह होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल। हाउसहोल्ड पैसा सेव करता है, सेविंग्स को बैंक में जमा करता है, म्यूचुअल फंड में लगा देता है, एफडी में जमा करा देता है, पीपीएफ में लगा देता है। यह सेविंग्स है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट।
एएस जीरो भी हो सकता है, एएस कैन बी जीरो, एएस कैन बी जीरो, बट एडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो सकती है, बट एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी। आयुष अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर, है ना, अभी हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। यस 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 अंकुर, ये एज्यूम करना है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।